नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वक्त तो चला इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर नजर डालने का। शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां से एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि मंडी समिति के बाहर कानून में अपने हाथ लेना पड़ा सपाइयों को भारी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 24 नामजद और 50 से 60 अज्ञात समाजवादी समर्थकों के खिलाफ आगरा पुलिस ने मुकदमा लिख दिया है। राम सहाय यादव, राम गोपाल बघेल समेत 24 सपा के पदाधिकारियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 9 मार्च की शाम को मंडी समिति के बाहर सपाई नजर आए थे और प्रशासन की भूमिका में मंडी समिति में प्रवेश करने वाली और बाहर आने वाली हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही थी। ताले तोड़े गए, हथौड़ा और छेनी और वोटर लिस्ट मिलने पर काटा था जमकर हंगामा। आगरा से बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों पर एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त की आगरा से सामने आ रही है, जहां पर करीब 24 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी धारा 147, 148 के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। हमारे संवाददाता ममता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। जानकारी लेंगे ममता से। ममता, क्या कुछ कार्रवाई अब तक सामने आई है? कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है? बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 9 मार्च को इस तरह की ये जो सपाइयों के द्वारा ये जो मंडी समिति जो मतगणना स्थल था आगरा का, वहां हंगामा किया गया था, तो जिसको लेकर के आज पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। जिसको में बड़ा ही गंभीर धाराएं हैं, जैसे आप आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 332, 353, 323, 504, 506 और 188, 341 और 7 CLA जैसी गंभीर धाराओं में इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 24 लोगों के नाम दर्ज है, जिसमें राम गोपाल बघेल और राम सहाय यादव, जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष सपा के रह चुके हैं, उनके भी नाम दर्ज हैं, जिसमें 50 से 60 लोगों को अज्ञात में रखा गया है। तो आपको ये बता दूं, ये बड़ी कार्रवाई ये पुलिस के द्वारा बीजेपी सरकार बनने के बाद ये सामने आती है, और इससे पहले इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जबकि 9 तारीख का ये पूरा मामला है और 9 के बाद आज विगत 3-4 दिन जब बीत चुके हैं, तब आज ये इस तरह की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है। ममता, कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है समाजवादी पार्टी के किसी बड़े पदाधिकारी की तरफ से? अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया अब तक आई है इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल इस तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी किसी भी समाजवादी नेता की तरफ से नहीं आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो इस तरह का जो हंगामा काटा था जो सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो वही जब मतगणना होने से पहले जब देखा जा रहा था कि कई जिलों में, उत्तर प्रदेश के जैसे बरेली की एक कचरा गाड़ी में नगर निगम की जो कचरा गाड़ी थी, उसमें जो ईवीएम मशीन पकड़ी गई थी, और जिस तरह हंगामा उसके बाद में बराबर लगातार था। आजमगढ़ में भी इसी तरह का माहौल था, जो कि एक अधिकारी की गाड़ी में भी जो बैलेट पेपर के जो बॉक्स है वो मिले थे। और आपको बता दूं कि सोनभद्र में भी एसडीएम की गाड़ी से बैलेट पेपर जो मिले थे। इन सबको देखते हुए सपा जो अध्यक्ष तो पार्टी अध्यक्ष, तो उनके द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के लिए ये आदेश दिया गया था, ये उनको दिशा निर्देश दिया गया कि इस तरह की जो घटनाएं हैं अन्य जिलों में ना हो पाए। इसको लेकर के इन सपा के जो कार्यकर्ता थे लगातार प्रत्येक जिलों में तैनात हो गए थे, वो अलर्ट हो गए थे। और यहाँ तक कि आगरा के जो डीएम थे, उन डीएम की गाड़ी जो एसएसपी थे, उनकी गाड़ी को भी चेक करने का उन लोगों ने काम किया था। इसको लेकर के ये गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी ममता, क्या किसी और पार्टी के समर्थक या कार्यकर्ताओं के नाम भी इसमें शामिल आए हैं क्या? फिलहाल इस तरह के किसी भी पार्टी या कार्यकर्ताओं के नाम शामिल नहीं है। फिलहाल अभी सपा के ही जो मैंने आपको बताया कि 50 से 60 अज्ञात और 24 नाम दर्ज हैं। जी ममता, कोई और कार्रवाई अब तक की सामने आ पाई है? कोई गिरफ्तारी की गई है अब तक पुलिस की तरफ से क्या? फिलहाल कोई अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है, आपको बता दूं, और लेकिन जो पुलिस है वो दबिशें दे रही है। जी ममता, जिस तरह की पूरा हंगामा खड़ा हो गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, पहले भी कहा गया था कि मतगणना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए धरना देने के लिए भी कहा गया था, तो उसी के जो रिगार्डिंग है ये सब हंगामा हुआ है। जानना चाहेंगे कि क्या कुछ माहौल उस वक्त वहां पर था? आप वहां मौजूद थी ममता, तो कितने लोग वहां पर इस वक्त देखने को मिल रहे थे?
जी बिल्कुल, तभी मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला हुआ था, जिस समय ये घटना स्थल पर मैं मौजूद थी, वहां देखा गया था कि जब सफाइयों का उस समय आक्रोश बढ़ गया था, जब मंडी समिति, आगरा मंडी समिति में टूटे ताले और हथौड़ा छेनी जैसी और वोटर लिस्ट जैसी चीजें सामने निकल के आई थी। तो इसको देखते ही सपा के जो कार्यकर्ता थे और अन्य दलों के भी कार्यकर्ता उस समय आक्रोशित हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ और सिर्फ सपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके ही खिलाफ ये जो परिणाम घोषित होने के बाद में ये इस तरह की घटना, मतलब कार्रवाई की गई है। तो ममता, उस वक्त कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पुलिस अधिकारी भी वहां मौजूद थे जिस वक्त ये पूरा हंगामा हो रहा था, लेकिन ये कार्रवाई चुनाव के बाद ही क्यों सामने आ रही है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि जब ये 9 मार्च का ये घटना है और आज आप उस सीट को आज 12 मार्च हो गया और 4 दिन बाद ये इस तरह की कार्रवाई नजर आ रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें डोलपोल या नजर आती है और कहीं ना कहीं सत्ता का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी, तो पुलिस अधिकारी की तरफ से कोई आपकी बात हो पाई? तो उनकी तरफ से क्या कुछ स्पष्ट तस्वीर रखी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, जो भी धाराएं अब लगाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें पुलिस अधिकारी की, तो पुलिस अधिकारियों ने भी जो सरकारी कार्य में जो बाधा का जो बात कही है कि जो इन लोगों के सपा के जो कार्यकर्ता उनके द्वारा सरकारी कार्य में बाधा लगाई गई है। जी ममता, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 9 मार्च को ये पूरी घटना सामने आई थी, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस हंगामे में संलिप्त पाए गए थे और इसके बाद अब कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है। आपको बता दें कि शांति भंग करने की यहां पर कोशिश की गई थी और साफ तौर पर छेनी और हथौड़े के जरिए ईवीएम को जो है वहां पर तोड़ने की भी कोशिश की गई थी। पुलिस वालों पर भी हमला किया गया था और अब इस पूरे प्रकरण पर पुलिस की तरफ से ठोस कार्रवाई सामने आई है। नामजद लोग और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ इस वक्त मामला दर्ज किया जा चुका है और ज्ञापन भी उन्हें सौंपा गया था, लेकिन अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई सामने आ रही है और गिरफ्तारी हालांकि अब तक किसी की नहीं हो पाई है, लेकिन इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा से बात बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही अब मंदिर से घंटी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ऐसी सरकार में मंदिर में चोरी होना, जिस सरकार को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसी सरकार पर दाव लगाया जो राम को लाए हैं, जनता ने उनको तो कुर्सी तक ला दिया, लेकिन मंदिर जैसी आस्था की जगहों से घंटों की चोरी होना एक बड़ी बात है। बताते चलें कि प्रकरण बिंदकी नगर के लंका रोड स्थित शीतला मंदिर का है, जहां पर देर रात 9 घंटे में जो जंजीरों में बांधे हुए थे, वो जो घंटे थे, उन्हें चोरी कर लिया गया है और स्थानीय प्रशासन को कानो कान खबर नहीं हुई। एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली और मंदिर की घंटियां यहां पर चोरी हो चुकी हैं। चोरी हो गई रात में करीब 1-2 बजे के बीच में। क्या चोरी हुआ है? घंटे चले गए। कितने? 9 घंटे। जी। प्रशासन कोई आया अभी तक? तब अभी सुबह आए थे, 112 नंबर जब फोन किया था तब आए थे। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या एप्लीकेशन थाने में लिख के दो। अच्छा ठीक, इसकी सूचना थाने में दी है? सुबह गए थे तो बोले एप्लीकेशन लिख के दो। अच्छा, एप्लीकेशन मांगा जी। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। 28 फरवरी 2022 से लापता एक पति पत्नी की लाश घर के आंगन में दबी मिली है, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को जेसीबी से निकलवाया। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर जनपद के कोतवाली शहर का बताया जा रहा है, जहां 28 फरवरी 2022 से ही एक पति पत्नी राजेश और बबीता रहस्यमयी ढंग से लापता हो जाते हैं और उनका कोई सुराग न लगने पर बबीता के भाई ने पुलिस में उन दोनों की ही गुमशुदगी की तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस में कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान आज दोनों की बॉडी बिजनौर से लगे गांव हमीदपुर, जो कि राजेश की प्रेमिका रोमा के घर में दबे होने का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में दोनों का शव जेसीबी मशीन से निकलवाया है और ये पूछने पर पता चला है कि रोमा राजेश से नाटकीय प्रेम प्रसंग करती थी, जबकि उसकी नजर जो है वो राजेश की प्रॉपर्टी यानी 3 दुकानें और एक घर पर थी। बबली और बबीता के भाई द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने गहन छानबीन जांच पड़ताल किया तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों जो 55 वर्ष और 44 वर्ष के हैं, इनके कोई संतान नहीं है, दुकान का काम करते हैं। राजेश अग्रवाल मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाला है और बबीता जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं,
इनकी दोस्ती रोमा से थी। रोमा और राजेश अग्रवाल में गहन अंतरंगता थी, घर में आना जाना था। के बारे में डाउट इसलिए भी हुआ कि जो राजेश अग्रवाल का दुकान था जिसमें बबली ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, उसके दुकान में घुसने का प्रयास किया। पुलिस ने सफलतापूर्वक बॉडी को बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। हत्या में क्या क्या प्रयुक्त हुआ था हिरासत में लेकर के पुलिस उसकी बरामदगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे लेकिन रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पुलिस कमिश्नर ने 4 इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर कर दिए हैं। चौक इंस्पेक्टर कुलदीप दुबे को क्राइम ब्रांच भेज दिया गया। प्रशांत मिश्रा को चौक कोतवाली का एसएचओ बनाया गया है, जबकि दिलीप सिंह को गोमती नगर विस्तार का एसएचओ बनाया गया। तो वहीं इस कड़ी में वीरेंद्र कुमार सिंह सैरपुर थाने के एसएचओ बनाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर 4 बड़े तबादले किए गए हैं। प्रशांत मिश्रा को एसएचओ बनाया गया है, तो वहीं इसी क्रम में करीब 4 बड़े तबादले हुए। इस दौरान दिलीप सिंह को गोमती नगर का एसएचओ बनाया गया। कमिश्नर की तरफ से ये बड़े तबादले किए गए हैं और वीरेंद्र कुमार को सैरपुर थाने का एसएचओ बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 4 बड़े तबादलों से जुड़ी 4 बड़े नाम यहां पर लखनऊ से सामने आ रहे हैं जिनके बड़े तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि 4 नाम पुलिस कमिश्नर ने इंस्पेक्टर्स के यहां पर बड़े तबादले किए हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि इसी क्रम में सबसे पहले आपको बताते चलें कि चौकी इंस्पेक्टर को क्राइम ब्रांच भेज दिया गया है तबादला करके, और आगे प्रशांत मिश्रा को एसएचओ बनाया गया है। कमिश्नर की तरफ से तबादले हुए हैं इंस्पेक्टर्स के, और दिलीप सिंह को यहां पर गोमती नगर का एसएचओ बनाया गया। बड़ी खबर लखनऊ से। बरेली जिले के थाना इज्जत नगर में रोड नंबर 1 रामनगर कॉलोनी में एक 7 वर्षीय नवजात बालिका के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें ये पूरी घटना इसको अंजाम दिया गया है और बालिका पड़ोस में ही एक दुकान के अंदर खून से लथपथ अवस्था में मिली। आशंका थी कि रेप की घटना एक हिंदू बालिका के साथ किसी मुस्लिम व्यक्ति ने की है। लड़की बेहोश थी, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी और इसी को देखकर वहां हिंदू समुदाय के लोग भड़क उठे हैं। नगर के अंतर्गत एक 7 वर्षीय बालिका अपने घर से थोड़ी दूर स्थित एक दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी और समय पर वापस न आने पर घरवालों के द्वारा उसको ढूंढा जाने लगा। तो एक दुकान वाले के द्वारा उस जो बालिका है वो उसको ढूंढा गया, तो दुकान के बाहर ही वो रोती हुई अवस्था में मिली थी। घरवालों के द्वारा इसमें दुष्कर्म की आशंका जताते हुए एक तहरीर दी गई, जिसमें पुलिस के द्वारा तत्काल ही मुकदमा धारा 376 EB और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। जो बालिका है उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है, उसका मेडिकल परीक्षण चल रहा है। मेरे नगर के अंतर्गत एक 7 बच्ची कार्डबोर्ड लेने के लिए निकली है घर से। 2 कार्डबोर्ड लेने गई, एक कार्डबोर्ड लेके घर आ गई। सेकंड कार्डबोर्ड लेने के लिए वो अपने बाबा से पैसे लेने आती है पाकड़ पे 10 रुपए, वहाँ से लेके कार्डबोर्ड लेके घर जाती है, वो घर नहीं पहुँच पाती है। उसी बीच में उसके साथ कुछ हो जाता है और उसके बाद वो 3:30 के बीच में वहाँ पे कॉर्नर पे खड़ी मिलती है रोती हुई। तो उसके सामने एक जस्ट पार्लर है, वो निकल के उसको उठा के बैठालती है। वो बैठालती है बेंच पे, वो बेंच पूरी रेड हो जाती है। उसके बाद उसे वो निकालती है तो वो पूरी चटाई रेड हो जाती है। उसी वक्त वो बेहोश हो जाती है लड़की। हम लोगों ने आंखों से देखा है। वो बच्ची अगर हम उसको छू रहे हैं तो वो ऐसे कांप रही है कि वो। तो वहीं इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। रुपेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, पूरा घटनाक्रम जो क्या है विस्तार से समझाइए पहले। ये मैडम ये थाना इज्जत नगर क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी रोड नंबर 1 का मामला है। वहाँ पर मॉडर्न बस्ती ज्यादा है, इसलिए जनता में आक्रोश भी था कि ये कार्डबोर्ड लेने के लिए लड़की निकली हुई थी अपने घर से दुकान के लिए। तो जो दुकान है वो दुकान मॉडर्न बस्ती में है, इसलिए वहां के कुछ जो बजरंग दल वगैरह के समर्थक है हिंदू दल के, तो उन्होंने वहां पर हाईवे को जाम कर दिया था। और हाईवे जाम करने के बाद वहां पर जो है 3 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची थी। फिर 3 घंटे बाद एसपी सिटी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जाके कमान संभाली है। तब जाके उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जो है 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने जो है सुबह के 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पैर में गोली मारी थी उसके। रुपेश, बच्ची का मेडिकल करवाया गया है क्या? बच्ची इस वक्त कैसी हालत में है, कहाँ पर है, अस्पताल में भर्ती है या घर वापस आ चुकी है?
बच्ची इस समय जिला अस्पताल बरेली में एडमिट है, मेडिकल हुआ है उसका, पास्को एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ है और मुलजिम शिवा को जेल भेजा गया है। जी, तो जिस तरीके से जैसे कि आपने मुलजिम का नाम शिवा यहाँ पर बताया, लेकिन धार्मिक भावनाओं को भड़काने का भी यहाँ पर आरोप है और लोगों में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं किस तरह का आक्रोश है। तो इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है रुपेश? इस वक्त जो है एसपी सिटी ने कमान संभाल ली है। अब आक्रोश नहीं है क्योंकि उसमें संदेह जताया जा रहा था कि जो बलात्कार किया है बच्ची के साथ किसी मोमदन ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं निकला। वो हिंदू ही व्यक्ति निकला, लेकिन बस्ती ज्यादा मोमदनों की थी, इसलिए आशंका हिंदू दल वगैरह ने जताई थी इसमें। जी रुपेश, जो आरोपी है क्या लड़की का कोई जानकार था, कोई परिचित था या फिर कोई अज्ञात व्यक्ति था, स्थानीय व्यक्ति था, पता चल पाया है? नहीं, स्थानीय व्यक्ति था, न परिचित था, न जानने वाला था, न कोई रिश्तेदार था, न ये मोहल्ले का व्यक्ति था, क्योंकि वहां जहां पर ये बच्ची कार्डबोर्ड लेने जा रही थी वहां वो दुकान जो है मोहम्मदन एरिया में थी। जी चलिए रुपेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें, यहाँ पर एक बड़ी घटना यहाँ पर हुई है और हिंदू धार्मिक भावनाएं भड़काने का भी यहाँ पर आरोप लगा। हालांकि मामले को संभाल लिया गया, पुलिस बल वहां पर तैनात हो गया और जो आरोपी निकला वो उसी समुदाय से निकला है, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। फतेहपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका हुआ एक युवक का शव मिला है और ये शव मिलने से ही इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस, इसके बाद शव को कब्जे में लिया गया है। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव का यहां पर खुलासा हुआ है और इस शव को बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए शव को पेड़ से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। युवक की मौत से परिजनों में हड़कंप है। मौत के कारणों का पता लगाने में भी पुलिस जुट गई है और ये पूरा मामला फतेहपुर से निकलकर सामने आया है, जहां पर संदिग्ध हालातों में एक शख्स का शव मिला है। परिजनों की तरफ से हत्या की आशंका भी जताई गई, तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कार्रवाई की जा रही है। और हरदोई की सुरक्षा की बात की जाए तो हरदोई में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 2 ट्रक और 45 गौवंश और अवैध शस्त्र भी बरामद किए। पुलिस को देखते ही इन लोगों ने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद अब पुलिस ने बचाव करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक दिल्ली तो दूसरा रामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। कुछ दिनों से हम लोग को सूचनाएं मिल रही थी कि हरदोई के रास्ते से गोवंश पकड़कर ये पश्चिम बंगाल, बिहार आदि गोवंश ट्रकों से भेजे जा रहे हैं। इसी के क्रम में टीम बनाकर चेकिंग की जा रही थी कि ये गहरोई है थाना सुरसा में, वहाँ पर 2 संदिग्ध ट्रक दिखाई पड़े। रोकने पर उनमें से एक के द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस बल द्वारा चतुराई से उनको घेर कर पकड़ा गया। तो 2 व्यक्ति इसमें, एक दिल्ली का रहने वाला, एक रामपुर का रहने वाला पकड़ में आए। ये मकबूल और खलील, और 2-3 व्यक्ति इसमें, 3-4 व्यक्ति इसमें फरार हो गए हैं। ये ज्ञात हुआ कि इन लोग के द्वारा ये हरियाणा की ट्रकें थी, इनसे आकर के स्थानीय लोगों के से संपर्क करके गोवंश को पकड़ के और अन्य प्रदेशों में ले जाता है विक्रय के लिए। इसमें हम लोग और लोगों की तलाश कर रहे हैं, वह इनके स्थानीय कॉन्टैक्ट्स की भी तलाश कर रहे हैं। कुल 45 गोवंश प्राप्त हुए हैं इन 2 ट्रक। कुछ दिनों से हम लोग को सूचनाएं मिल रही थी कि हरदोई के और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आर्या न्यूज के साथ।